SOS विलेज हैं जी, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। नो डाउट एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर इतनी शफाफियत से, इतनी केयर से इसको अंजाम देना, ये आप लोगों का ही काम है। ये विजन किसका था, कैसे स्टार्ट किया और कभी सोचा था कि इतनी कामयाबी मिल जाएगी? बहुत शुक्रिया ना, थैंक यू, आपने हमें इनवाइट किया अपने मॉर्निंग शो में। SOS पाकिस्तान की जर्नी 1975 में शुरू हुई और उस वक़्त से अभी तक माशाल्लाह हमारे 64 प्रोजेक्ट्स पूरे मुल्क में 17 सिटीज़ में इस वक्त काम कर रहे हैं। और ये जो मॉडल है हमारा SOS चिल्ड्रन विलेजेस का ख़ास मॉडल, ये हम मुंसलिक हैं, एक हमारा बैनुल अक़वामी इदारा है जिसकी रूट्स हैं ऑस्ट्रिया में। वहाँ से ये शुरू हुआ दूसरी जंग अज़ीम के बाद, और SOS पाकिस्तान ने जन्म लिया 1975 में और 77 में हमारा पहला विलेज लाहौर में बना। दैट्स रियली ग्रेट। और आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है कि आपने प्रॉपर घर बनाए हैं। जिस तरह एक घर में तमाम अफराद रहते हैं, फिर उनका खाना पीना, उनकी तालीम, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कैसे मैनेज होता है ये? ये जो आइडिया है यही हमें मुनफरिद करता है और इदारों से। बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारी NGOs हैं और बहुत सारे इदारे हैं जो बहुत नेक काम कर रहे हैं, लेकिन जो SOS पाकिस्तान का जो एक यूनिक चीज़ है, मुनफरिद चीज़ है, वो यही है कि घर जैसा माहौल प्रोवाइड करना। और वो घर जैसा माहौल प्रोवाइड करने के लिए हमें ऑब्वियसली बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस सूरत में उसकी वजह से होता ये है कि हम अपने जो माहौल हमने बनाया होता है उस घर में, उसको हम बिल्कुल बेहतर तरीके से हम आगे कैसे लेके चलते हैं, उसके लिए हम ट्रेनिंग करते हैं अपनी मदर्स की, जो सरबराह होती हैं हमारी उस घर में। और उस ट्रेनिंग की वजह से हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चे जो हैं वो बेहतर से बेहतर उनकी केयर हो और आगे वो एक जिम्मेदार शहरी बन के निकले। सही। मुझे बता दें कि एक बच्चा आपके पास आ गया, फिर उसकी केयर का प्रोसेस क्या होता है? छोटे छोटे बच्चे भी यतीम बेसहारा आए होंगे जिनको आपने अपनी आंखों के सामने बड़ा होता देखा, फिर उनकी एजुकेशन, किस तरह से तमाम चीज़ें मैनेज होती हैं? हमारे इदारे में बच्चों की जो उम्र है, जो हमारा क्राइटेरिया है, वो एनीवेयर फ्रॉम न्यू बॉर्न टू 10 साल की उम्र तक हमारे पास बच्चे आते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चा जब आता है हमारे पास, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली लेके आती है उनको, ज़ाहिरी बात है एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, डरा हुआ है, वो कैसे एक नए माहौल में एडजस्ट करेगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस घर के जो और बच्चे होते हैं, उस घर की माँ होती हैं, हमारे विलेज की जो डायरेक्टर हैं, जो विलेज का पूरा स्टाफ है, वो वेलकम करता है उस बच्चे को। और उस बच्चे का डे 1 से एक उस फैमिली में एक फैमिली मेम्बर की तरह एक सॉर्ट ऑफ वो एक उसमें आ जाता है, उसके गहवारे में, उस लव के गहवारे में। और फ्रॉम डे 1 उसकी स्कूलिंग, उसकी एजुकेशन, वो जब अपनी मैट्रिक करता है उसके बाद अगर उसके अच्छे नंबर आते हैं, वो मेरिट पे वो आगे कॉलेज में दाखिला ले सकता है। तो ये सारा जर्नी हमारी बड़े सालों पे सबा साहिबा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम घर में देखें, बच्चे बीमार भी होते हैं, बच्चे ख्वाहिशात भी करते हैं, बच्चों को ईद पर, इवेंट्स पर सब नई चीज़ें भी चाहिए होती हैं, तो SOS से कैसे मैनेज कर लेता है इतने सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी? अना, मैं आपको बताऊं, SOS पाकिस्तान में एक ऐसा मुनफरिद इदारा है जो 100% अपने ही पाकिस्तानी लोगों की डोनेशन से हम चल रहे हैं। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपने सारे डोनर्स और सपोर्टर्स की कि बच्चे अभी कोई डिमांड करते हैं तो मैं आपको सही ये बात बता रही हूँ, ऑनेस्टली खुद ब खुद वो चीज़ आ जाती है। तो हमें जितनी भी सहूलियात हैं, ज़ाहिरी बात है हमारे सपोर्टर्स, डोनर्स हमें चीज़ें देते हैं। फिर हमारे ऑब्वियसली कुछ स्ट्रक्चर्ड प्लान्स हैं जिनके मुताबिक हम बच्चों की निगहदाश्त करते हैं, जिसमें एक प्लान है स्पॉन्सरशिप एक बच्चे की, जिसमें एक मुनफरिद इंसान है वो बच्चे को स्पॉन्सर करता है
और उसका स्पॉन्सरशिप का मतलब ये है कि उस बच्चे की माहाना एक रकम भेजता है जिसमें उसकी एजुकेशन, उसका हेल्थ, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। बड़ा ज़बरदस्त ये भी तरीक़ेकार है, अगर आप किसी की ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहे। कार्य खैर करने वाली बहुत दुनिया में लोग हैं बेशक। सो आपके स्कूल्स भी अपने हैं, अगर कोई हेल्थ फैसिलिटी बच्चे को चाहिए तो वो भी आपकी डोर स्टेप पे अवेलेबल होती है? सो हमारा जो मैंने आपको बताया 64 प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें ऑब्वियसली जो सबसे पहले वो विलेजेस हैं, बट उसके अलावा हमारे SOS हरमन माइनर स्कूल्स भी हैं जो कि हमने अपने बच्चों के लिए स्टार्ट किए। तकरीबन 750 से 1500 बच्चों के लिए वो केटर करते हैं, लेकिन जब हमारे वो बन जाते हैं तो जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी के बच्चे हैं उनके लिए हम एडमिशन्स को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आई थिंक हमारा भी फ़र्ज़ है एक इदारे का भी कि पाकिस्तान को कुछ वापस दें। तो उसकी नौयत से हम फिर SOS हरमन माइनर स्कूल हमने ये बनाए, जिसमें जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं वो आते हैं, बहुत सब्सिडाइज नॉमिनल फ़ी है और वो बच्चे अपनी तालीम वहाँ देखते हैं। हेल्थ के हवाले से आपने बात की, तो हमारी हर फैसिलिटी में, हर प्रोजेक्ट में हमने नंबर 1 एक हेल्थ सेंटर होता है जिसमें क्वालिफाइड नर्स या कोई डॉक्टर होता है जो 24 घंटे बच्चों की निगहदाश्त के लिए कोशिश कर रहा होता है। उसके अलावा एक बहुत मुनफरिद चीज़ जो मेरे ख़्याल है हमारे इदारे को बहुत एक आई थिंक यूनिक चीज़ कह रही, हमारे हर इदारे, हर प्रोजेक्ट में एक क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट होता है जो इन बच्चों की निगहदाश्त के लिए हर वक्त मौजूद That's really great। ये चीज़ें समझना बड़ी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आप बच्चे को जितनी मर्जी केयर देते रहें, कहीं पर अगर कुछ वो मिसिंग फील करेगा तो उसकी पर्सनालिटी पे उसका असर होता है। तो वी रियली अप्रिशिएट। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से किसी बच्चे की इनरोलमेंट होती है? कोई भी ऐसे बच्चा बेसहारा यतीम बच्चा कहीं पे देखेगा ले आएगा, उसका क्या क्राइटेरिया क्या है आपके यहाँ? सो सबसे पहले तो कंप्लीट ऑर्फन जिसके माँ बाप ना हो, वफात पा चुके हों, उनको उनकी फैमिलीज़ लेके आती हैं। और आपको आई थिंक पता होगा हमारे कल्चर में बहुत कोशिश की जाती है कि फैमिलीज़ खुद अपने बच्चों को पालें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको भी पता है हालात ऐसे होते हैं फैमिलीज़ में कि वो नहीं कर सकते, तो फिर वो फैमिलीज़ बच्चे हमारे पास लेके आते हैं। उसके अलावा जो बच्चे हमारे पास आते हैं रिफ़र होते हैं, कई दफ़ा अस्पतालों से रिफ़र होते हैं, कोई उनको अबैंडन बच्चे मिल जाते हैं तो वो हमें रिफ़र कर देते हैं। फिर कोर्ट सिस्टम के थ्रू भी कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं जहाँ कोर्ट्स करती हैं, डिसाइड करती हैं कि सबसे बेहतर फैसिलिटी इस बच्चे को SOS में मिलेगी, तो उस तरीक़ेकार से भी हमारे पास बच्चे सालाना बुनियाद पर कितने बच्चे आते हैं SOS? हमारे पास बच्चे हर वक्त आ रहे होते हैं, हर रोज़ आ रहे होते हैं और हर डिफरेंट फैसिलिटी में आ रहे होते हैं। और अगर वो हमारे क्राइटेरिया को मीट करते हैं, अगर और उनकी जो भी उनको साथ लेके आते हैं, हमारी भी टीम्स जाती हैं। जैसे आपने पहले कहा कि कोई भी ले आए बच्चा, नहीं ऐसे नहीं होता, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो डिज़र्विंग मुस्तहिक बच्चा हो वो हमारे तक पहुँचे। तो हमारी जो लोकल टीम्स होती हैं वो जाके उस फैमिली को विज़िट करती हैं, देखती हैं कि जो सर्कमस्टांसेस हैं वो एक्चुअली सही हैं कि नहीं है, और बच्चे हमारे पास फिर आते हैं। सो अगर आप मुझसे पूछें, हर रोज़ाना बेसिस पे 1-2 बच्चे आ रहे होते हैं। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि हर रोज़ अगर बच्चे आ रहे हैं तो घरों में तो राशन की फ़िक्र होती है, घरों में तो बच्चों के कपड़ों की फ़िक्र होती है, घरों में तो आपको हर बुनियादी चीज़ चाहिए। हमें नॉर्मल लग रहा होता है ना, पानी, गैस, ये वो, बट जब आप इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ मैटर करती है। तो किस तरह पूरा घर चलता है? तो आपने राशन की बात की, कपड़ों की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह अगेन हमारे पास ऐसे बहुत सारे डोनर्स हैं, सपोर्टर्स हैं जो हमें राशन, कपड़े, बुक्स, स्टेशनरी, ये सारी चीज़ें हमें मुयस्सर करते रहते हैं। और अब रमज़ान का बाबरकत महीना हमारा इंशाल्लाह स्टार्ट होने लगा है, तो आई थिंक इस महीने में भी बहुत ज़्यादा अल्लाह मियाँ हमारे भी दरवाजे खोल देता है और हमारे पास ये सहूलियात आती हैं। सही। सो ओवरसीज़ भी आपके साथ इसमें कोलैबोरेट करते हैं, उनकी तरफ से कैसा देखने में आता है? सो हमारे पास हमारे 2 रजिस्टर्ड फ्रेंड्स ऑफ SOS इदारे हैं जो अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम में हमने उनको बनाया है, और वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो
सारे वॉल्टियर्स हैं हमारे यहाँ पर भी, जो हमारे जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, वो भी वॉल्टियर्स हैं। और वहाँ से भी हमारे पास सालाना तौर पे फंड रेजर्स होते हैं, और वहाँ पर जो पाकिस्तानी लोग हैं जो बाहर रहते हैं अमेरिका में या इंग्लैंड में, वो हमें अपनी जो भी ज़कात हैं, अतियात हैं, वो भेजते हैं। तो बच्चियों की शादी भी करते हैं जब बड़ी हो जाती हैं, पढ़ लिख जाती हैं, उनको हुनर सिखाना, इस काबिल बनाना कि आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये तमाम मराहिल भी आप लोग देखते हैं? बिल्कुल जी, ये मराहिल बड़े मुश्किल मराहिल हैं, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि एक बच्चे या बच्ची की शादी करना कितना मुश्किल काम है। तो हाँ, ये SOS ऐसा इदारा है जिसमें बच्चियाँ उस वक्त तक हमारे पास रहती हैं जब तक या वो खुद सेटल हो गई हों, अपनी फैमिली में वापस चली जाएं, या उनकी शादियाँ ना हो जाएं। और SOS में हम अपनी बच्चियों की बाकायदा उस तरह से शादी करते हैं जैसे हर घर में होती है। रिश्ता अगर आता है तो हमारी टीम जाती है पता करने रिश्ते का, बच्ची से पूछा जाता है, उसके ख़ानदान से पूछा जाता है कि वो रज़ामंद है कि नहीं है। हम ये चीज़ भी इंश्योर करते हैं कि बच्ची अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, उसके बाद वो सेटल हो। और फिर हमारा पूरा एक एक माहौल होता है विलेज में, बच्चे सारे पार्टिसिपेट करते हैं, मेहंदी होती है, बारात आती है, बिल्कुल वैसा माहौल जैसे हमारे घरों में होता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चैलेंजेस क्या हैं आपको? देखिए, चैलेंजेस हर जगह होते हैं, हर इदारे में होते हैं, और SOS में भी ऑब्वियसली जहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हमारे पास लोग इतने अच्छे आ रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं कहना पसंद करूँगी, ज़ाहिरी बात है, एक छोटी सी सोसाइटी में रहते हुए आपने जब डोनर से फंड्स मांगने होते हैं या डोनेशन इन काइंड मांगनी होती है तो मुश्किल होता है। बिकॉज जैसे आपने पहले भी कहा, बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारी ऐसी NGOs हैं जो काम कर रही हैं अच्छे कामों के लिए, तो थोड़ा सा लैंडस्केप ज़रा कम हो जाता है। तो उस तरह से अगर आप कहें फंडिंग के तौर पे तो थोड़ा सा आई थिंक कंपटीशन ज़्यादा हो गया है उसके हवाले से भी। दूसरा एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट चैलेंज है अच्छी रिसोर्सेज आना, अच्छी मदर्स को हायर करना, अच्छे लोगों को हायर करना इदारे में जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हों, वो भी एक चैलेंज होता है। हमारी पूरी कोशिश होती है जो हमारी मदर्स हमारे साथ बच्चों की निगहदाश्त कर रही हैं वो ट्रेन मदर्स हों, एजुकेटेड मदर्स हों, लेकिन आपको भी पता है रियलिस्टिकली ऐसा नहीं होता। तो वो थोड़ा सा चैलेंज आता है जिस पे फिर हम उसको अबूर करते हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं 6 महीने के लिए इन मदर्स को ताकि वो इस चीज़ को कर सके। तीसरा चैलेंज, हमारे इदारे में अभी कैपेसिटी है और बच्चे लाने की, तो मैं आपके प्रोग्राम की प्लेटफॉर्म पे बैठ के सब अपने जितने भी हमारे लोग इस वक्त देख रहे हैं उनसे ये कहना पसंद करूँगी कि प्लीज़ अपने इर्द गिर्द में कम्युनिटी में देखें, अगर ऐसे बच्चे हैं जो SOS में के क्राइटेरिया के मुताबिक हैं, जो यतीम हैं, बेसहारा हैं, जिनको ज़रूरत है, SOS के दरवाजे आप सबके लिए हमेशा खुले। आपके पास बच्चियाँ बच्चे लड़कों को भी रखने की वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद है? बिल्कुल, हमारे जो विलेज में है वो बच्चे बच्चियाँ इकट्ठे रहते हैं, लेकिन जब लड़के प्यूबर्टी में आते हैं 12-13 साल पे, तो हम उनको एक सेपरेट हाउस में कर देते हैं 1 साल के लिए, जिसको हम ट्रांजिशन हाउस कहते हैं। वहाँ पर भी एक सीनियर मदर होती है जो इन बच्चों की निगहदाश्त करती है। उसके बाद 14 साल की उम्र में ये बच्चे हमारे यूथ होम में चले जाते हैं, जो हमारा ही प्रोजेक्ट है, जो बिल्कुल साथ होता है विलेज के। और वहाँ पर लड़के जो हैं वो फिर अपनी तालीम व तरबियत हासिल करते हैं, और 23 से 25 साल की उम्र पे जब अपनी तालीम कंप्लीट कर लेते हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट होती है, जॉब होती है, फिर वो यहाँ से ट्रांजिशन आउट करते हैं। सही। सो मुझे ये बता दीजिएगा, अब आप अगर एक घर में बच्चे रह रहे हैं तो उनके खेल कूद के लिए कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी, अब जाहिर बात है बच्चे, अब हमारे घरों में भी यही होता है, स्कूल से आए, पढ़े लिखे, आके अपने घर स्कूल का काम किया और फिर सो गए, लेकिन बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। सो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं कि बच्चे अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें? जी बिल्कुल, हमारे बच्चे माशाल्लाह आई वुड से बड़े प्रिविलेज्ड हैं कि बहुत सारे वॉलंटियर्स आके अपना टाइम देते हैं, जिसमें गेम्स का बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक तो गेम्स हो गई कि कैसे वो अपनी एनर्जी को बाहर निकालें, जिसके लिए हमारे गेम्स टीचर होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, ये सारी चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए। उसके अलावा हमारे वॉलंटियर्स या हमारे टीचर्स आते हैं जो बच्चों को और तरीके की
तफरी करते हैं, जिसमें आर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टोरी टेलिंग होती है, हमारी लाइब्रेरी है, हमारी लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, जिसमें बच्चे ये सारी अपनी तफरी का सामान करते हैं। सही। मुझे ये बता दीजिएगा प्लान्स आगे क्या हैं? ये 50 साल तो बड़ी कामयाबी से आप लोगों ने मुकम्मल किए, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाह रहे हैं? अना, हमने SOS लाहौर 3 बच्चों से स्टार्ट किया था 1977 में। माशाल्लाह अब हमारे पास 2500 से ज़्यादा बच्चे हैं। That's great। और हमने एक इदारे से एक प्रोजेक्ट से शुरू किया था और अब 64 प्रोजेक्ट्स हैं। तो आगे इंशाल्लाह हमारा प्लान यही है, एक्सपैंड करना, जहाँ पर हमारा फुटप्रिंट नहीं है, जहाँ पर हमारा प्रेजेंस नहीं है। जैसे कि अभी हमने स्टार्ट किया है प्लानिंग रहीम यार खान में, हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लैंड दी है, वहाँ पर हमने अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो करने का हमारा इरादा है। बिल्कुल, चलें जी, गुड लक। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? सब देखने वालों के लिए आज मैसेज है, रमज़ान का महीना आ रहा है और वैसे भी प्लीज़ SOS को याद रखिए अपनी रमज़ान के महीने में भी और अपनी पूरी साल में हमें याद रखिए। हम आप सब बच्चों के लिए जो यतीम बेसहारा हैं, ये इदारा है, आइए खुद आके देखिए हम क्या काम कर रहे हैं और फिर अपना डिसाइड कीजिए। बेशक्ति, तो हम भी अपने प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उन तमाम मुखय्यर हज़रात से जो इस माह मुबारक में बढ़ चढ़ कर कार खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं। ये यतीम और बेसहारा बच्चे नो डाउट जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी SOS ने उठाई है, ये आपकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, आपके प्यार के मुंतज़िर हैं। चले आप हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन आप जाके देखें ज़रूर, इनको टाइम ज़रूर दें। आप खुद फील करेंगे कि ये बच्चे किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनके लिए शफ़क़त का हाथ भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।